नमस्कार स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिया है, स्टेट लेजिस्लेचर कंप्लीट कर दिया है। आज वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग पूरा समझते हैं बहुत अच्छे से। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या काम है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, या हमारी ये विधि का मतलब बॉडी है, कैसी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कहाँ पर, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भाग 15 में, भाग 15, और इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो आर्टिकल 324, हालांकि 324 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, लेकिन 324 से लेकर 329 तक यहाँ पर ये इसका प्रावधान किया गया है। क्लियर। अब निर्वाचन आयोग एक परमानेंट बॉडी है और एक स्वतंत्र निकाय भी है। ठीक है, ये एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र निकाय, ये दोनों बातें। तो अभी हम आगे सीखेंगे कि ये कैसे स्वतंत्र है और ये कैसे स्थायी। दूसरा, चूंकि इसका कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय। एक चीज़ यहाँ पर जान लो कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है वो विधिक निकाय भी होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल भी है और विधिक निकाय भी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, जो विधिक निकाय होगा वो ज़रूरी नहीं है कि संवैधानिक निकाय हो, ये बात जरूर याद रखिएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जाननी है कि कुछ ऐसी बॉडी होती है ना तो वो संवैधानिक होती है और ना ही विधिक होती है, तो उसको कहते हैं गैर संवैधानिक। क्या बोलते हैं? गैर संवैधानिक। मतलब उसका उल्लेख कहीं संविधान में भी नहीं है और किसी विधि के तहत भी उसको स्थापित नहीं किया गया है, तो उसको बोल देते हैं गैर संवैधानिक। तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी पूछ दिया जाता है, ध्यान रखना इसको। तो ये यहाँ पर कुछ बेसिक बातें यहाँ पर। अच्छा, इसका मतलब क्यों इसका प्रावधान किया गया है ना, इसका प्रोविज़न क्यों किया गया है, प्रावधान की वजह। तो प्रावधान की वजह क्या है, तो इसका प्रोविज़न इसलिए किया गया कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जा सके, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इसका प्रोविज़न किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर। तो संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, ध्यान समझना, देखो, संसद, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव कराने के लिए ये निर्वाचन आयोग जिम्मेदार होता है। तो भारत का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो किसके चुनाव कराता है? संसद में मतलब संसद के दोनों हाउस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, उनके चुनाव, और राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर के 2 हाउस होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, उनके चुनाव, और राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो इनका चुनाव का संचालन करता है, निर्देशन करता है, उसको नियंत्रित भी करता है। तो चुनाव का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण, ये चीज। एक कन्फ्यूजन हो सकती है, कन्फ्यूजन ये हो सकती है कि राज्य विधानमंडल का चुनाव आपके दिमाग में आ गया, क्योंकि राज्य विधानमंडल है तो इसका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। नहीं, ध्यान रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है वो स्थानीय निकायों के चुनाव करवाता है, जैसे जो पंचायतों के चुनाव होते हैं, नगर निगम वाले चुनाव होते हैं। तो इतने इलेक्शन कौन करवा रहा है, ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनका चुनाव का संचालन करता है, इनका निर्देशन करता है और इनका नियंत्रण भी करता है। इतनी बात आपको याद रखना चाहिए ज़रूर।
तो जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारत का निर्वाचन आयोग, ये एक अखिल भारतीय संस्था है। ये ऑल इंडिया लेवल की एक बॉडी है। क्यों है? क्योंकि केंद्र और राज्य ये दोनों के लिए समान है। मतलब केंद्र में जो चुनाव होते हैं संसद के, उनका भी करवाता है, और राज्यों के चुनाव उनको भी करवाता है। क्लियर? ये बात आप जरूर याद रखिएगा। और बाकी जो स्थानीय निकाय होते हैं, पंचायत और नगर निगम, उनका चुनाव अलग से निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई, जिसे हम कहते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। उसको भी हम लोग तब देखेंगे जब हम आपको पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाएंगे तब। तो हम निर्वाचन आयोग की संरचना की बात कर लेते हैं। तो इतनी मोटी मोटी बातें यहाँ पर हम लोगों ने देख ली, लेकिन इसके कारण हम लोग अलग से भी समझेंगे डिटेल में। लेकिन ये कुछ बेसिक बातें इसके बारे में हमने बताई। अब हम लोग देखते हैं निर्वाचन आयोग का जो संरचना होता है वो क्या होता है, मतलब इसमें कौन कौन कितने लोग होते हैं। तो इसकी संरचना, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो संरचना में यहाँ इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 1 प्लस अन्न। इसका मतलब क्या हुआ? 1 प्लस अन्न का मतलब क्या हुआ? 1 का मतलब यहाँ पर हुआ एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और इसमें जो अन्य होते हैं ये अन्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो इनसे मिलकर ये बनता है निर्वाचन आयोग। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के संबंध में कुछ प्रोविजन किए गए। तो पहला प्रोविजन ये है, निर्वाचन आयोग, पहला प्रोविजन ये है संरचना के बारे में। तो निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। और ये अन्य निर्वाचन आयुक्त कितने होंगे ऐसा संविधान में कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया है। तो अन्य निर्वाचन आयुक्त कितने होंगे इनको डिसाइड कौन करेगा? इनको डिसाइड करेगा राष्ट्रपति। तो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की संख्या कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं है। तो कितने होंगे तो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करेगा, वो जितने भी इसमें करना चाहें। क्लियर? डिपेंड करेगा कितना काम है, उसके अनुसार ये चेंज किए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रोविज़न इसमें ये आर्टिकल 324 है, इसमें जो प्रोविज़न किया गया वो हम आपको बता रहे हैं। दूसरा प्रोविज़न क्या है? दूसरा प्रोविज़न है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो इनकी नियुक्ति चाहे वो 1 प्लस अन्य जो अदर है ना, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो निर्वाचन आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। तो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। क्लियर होगी बात? अब इसमें जो तीसरा प्रोविजन किया गया है, ये अगर मान लीजिए कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त, वो छोड़ दिए, यही दो बातें। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर समझना है, ये हो गए। चलो, अब पहली बार जो निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयोग बनाया गया था वो 1950 में बनाया गया था। तो प्रथम निर्वाचन आयोग, प्रथम निर्वाचन आयोग कब गठित किया गया था? ये गठित किया गया था जनवरी 1950, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। तो प्रथम निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जानते भी होंगे आप लोग कौन था? सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। ये जीके का क्वेश्चन भी बनता है, बहुत से लोग इसको याद करते हैं। और अभी तक अगर हम लोग देखें
तो सुकुमार सेन और कल्याण सुंदरम, इन्होंने अभी तक सबसे ज़्यादा समय तक 9 साल तक इन्होंने काम किया है। इसका मतलब है कि जो निर्वाचन आयोग में जो ये मेंबर्स होते हैं, इनका कार्यकाल कितने दिन का है, तो कार्यकाल पे भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन कार्यकाल के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये कमी है। और रही इनकी योग्यता के बारे में कुछ लिखा है, तो ये भी एक कमी है, और तो इसमें सुधार होना चाहिए, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, तो यहाँ भी एक कमी दिखेगी, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग और बातें इस पर करते हैं। तो ये निर्वाचन आयोग जब 1950 में बना और 1989 तक ये एक सदस्यीय संस्था थी। तो 1950 से लेकर 1989 तक एक सदस्यीय था, एक सदस्यीय संस्था थी। मतलब यहाँ पर एक ही सदस्य होता था, और जो एक सदस्य होगा वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, वही होता होगा। ठीक है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक होता था। लेकिन 1989 तक ये एक सदस्य रहा। फिर क्या हुआ, भारत में एक संविधान संशोधन हुआ 61वां, जिसमें वोटर की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो वर्कलोड बढ़ा, तो 1989 में ही इसको बहुसदस्यीय बना दिया गया। लेकिन उसके लिए रिकमेंडेशन किसने किया था, तारकुंडे कमेटी ने 1975 में। इतनी बात आप याद रखना। और इसके बाद तो 1990 में पुनः एक सदस्यीय बना दिया गया। अब यहाँ पर ये याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि कब इसको पहली बार बहुसदस्यीय बनाया गया, फिर एक सदस्यीय बना दिया गया, फिर इसको बहुसदस्यीय बना दिया गया। तो एक सदस्यीय बनाया गया 1990 में, लेकिन 1992 में फिर से इसको बहुसदस्यीय बनाया गया। 1992 में पुनः बहुसदस्यीय बनाया गया। बहुसदस्यीय में कितने, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर, तो 1+2 यानी टोटल 3। तो आज तक ये व्यवस्था बनी हुई है। तो 1992 में जो यहाँ पर बदलाव किए गए, इसको बहुसदस्यीय बनाया गया, तो आज तक ये बहुसदस्यीय निकाय है। तो जब ये 1992 में इसे बहुसदस्यीय बनाया गया, तो इसके लिए दिनेश गोस्वामी कमेटी का गठन किया गया था। दिनेश गोस्वामी, तो इन्होंने चुनाव आयोग के सुधार के लिए रिकमेंडेशन की थी, और समिति की सिफारिश पर ही इसको बहुसदस्यीय बना दिया गया, और तब से ये बहुसदस्यीय निकाय हो गया है। क्लियर। तो 1992 है, लेकिन ये 1992 का लास्ट और 93 का प्रारंभ। तो बहुत बार आपको किताबों में 1993 भी मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसे लगा सकते हो। तो अब ये बहुसदस्यीय बॉडी है, ध्यान रखिए। तो वैसे अगर आप ध्यान रखिएगा, 19 अगर आए कि अंतिम बार इसको कब बहुसदस्यीय बनाया गया, तो फिर आप 1993 ही प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर 1993 ही मिलता है। तो इसको आप चाहो तो हटा सकते हो, इसी को आप लगाइएगा। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं, ये जो निर्णय लिए जाते हैं, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच में अगर कुछ वैचारिक मतभेद हो जाता है, तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय लेता है। जैसे 1+2 है, तो इनके बीच में कोई मतभेद हो गया, तो फिर बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, जिसकी तरफ 2 हो जाएंगे उसी का निर्णय माना जाएगा। क्लियर। और इनके कार्यकाल की बात हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्यकाल के बारे में संविधान में कोई वर्णन नहीं, कोई इसमें स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया। तो कार्यकाल इनका जो होता है डिसाइड किया गया 6 65 वर्ष। इसका मतलब क्या हुआ
कि 6 वर्ष के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है, मतलब जो हमारे निर्वाचन आयुक्त हैं 6 वर्ष के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है और मैक्सिमम 65 वर्ष तक काम कर सकते हैं, यानी 65 वर्ष की अवस्था तक काम कर सकते हैं। इनमें से जो पहले पूरा हो जाए उसी के आधार पर इन्हें हटा दिया जाएगा। क्लियर? मतलब जो पहले पूरा हो जाए, चाहे 6 वर्ष काम कर ले तो उम्र 65 वर्ष पूरी ना हुई हो, और ऐसा भी हो सकता है कि 6 वर्ष पूरे नहीं हुए और 65 वर्ष उसकी उम्र हो गई, तो उस आधार पर भी हट जाएगा। और कार्यकाल से संबंधित एक बात और याद रखना, ये त्यागपत्र देकर कभी भी त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो जाएंगे। किसको त्यागपत्र देंगे? अरे जो इनको नियुक्त करेगा। क्लियर? और एक तरीका और है, इन्हें हटाया भी जा सकता है, हटाया भी जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। तो किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो इनको उसी आधार पर और उसी रीत के आधार पर हटाया जा सकता है, मतलब उसी आधार और उसी रीत से हटाया जा सकता है जिस आधार और रीत से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। तो आधार क्या होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने का? एक सिद्ध कदाचार होता है और अक्षमता होती है। सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर इसे हटाया जा सकता है। क्लियर? ध्यान रखिएगा, आधार वही हो गया। और रीति यानी प्रक्रिया क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे हटाया जाता है? महाभियोग जैसी प्रक्रिया, ना कि महाभियोग। ध्यान रखना इस बात को, मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं, फिर से एक बार याद दिला देता हूं, जिसने अगर वो नहीं पढ़ा है तो देख सकते हो कि कैसे हटाया जाता है। तो इसका हम विधि आपको एक बार फिर से समझा देते हैं, लेकिन किताब में क्या लिखा रहेगा? उसी आधार और उसी रीति से हटाया जाता है जिस आधार और रीति से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। तो कैसे हटाया जाता है? देखो, संसद में जो 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इधर समझना। तो इनके हटाए जाने का यहाँ पर प्रस्ताव लाया जाएगा। कहीं भी ला सकते हैं, राज्यसभा में ला सकते हैं, लोकसभा में ला सकते हैं। तो हटाए जाने का प्रस्ताव, हटाए जाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में या लोकसभा में। मान लो यहाँ लाया गया, तो यहाँ से पास होगा ये विशेष बहुमत से। कैसे पास होगा? विशेष बहुमत से अगर ये पारित हुआ तब कहाँ जाएगा? लोकसभा में, यानी दूसरे हाउस में। और लोकसभा ने भी विशेष बहुमत से पास कर दिया, विशेष बहुमत से पारित कर दिया, तो कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और फिर राष्ट्रपति अपना आदेश दे देंगे और फिर ये हट जाएंगे। कौन? सभी नहीं, ये केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए बात हो रही है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ऐसे हटाया जाता है। तो फिर राष्ट्रपति को हटाए जाने का आदेश दे देंगे, लिख लेना, राष्ट्रपति इनको आदेश दे देंगे और ये हट जाएंगे। अब यहाँ पर बात आपको समझनी है कि जो विशेष बहुमत ये क्या होता है? विशेष बहुमत के तो 3 मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पर विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? तो हमने आपको जब पढ़ाया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाए जाने का जो विशेष बहुमत होता है, वही वाला विशेष बहुमत यहाँ काम करेगा। तो इसमें क्या होता है विशेष बहुमत? समझो ध्यान से, एक बार मैं समझा देता हूँ, बार बार मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी देख लो। यहाँ पर विशेष बहुमत का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सदन के कुल सदस्यों का 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 यानी आधे से अधिक, सदन के कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक, और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत, ये दोनों सेटिस्फाइड होना चाहिए, दोनों सेटिस्फाइड होना चाहिए। फिर वो 2/3 भी होना चाहिए और 50% प्लस 1 भी होना चाहिए।
इस विशेष बहुमत से इसको हटाया जाएगा। तो ये विशेष बहुमत हासिल करना काफ़ी टफ होता है, इसीलिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना इतना आसान काम नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या हाई कोर्ट के जजेस को ऐसे ही हटाया जाता है, तो उनको भी हटाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए आप देख सकते हो, ना तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी जजेस को अभी तक हटाया जा पाया है और ना ही यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा पाया है। क्लियर? तो दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत मिलना चाहिए और तब कहीं राष्ट्रपति अपने आदेश से इन्हें हटाते हैं। तो ये हटाए जाने की प्रक्रिया है। क्लियर? गुड। समझ में आ गया होगा। तो अब हम इनकी योग्यता की बात करें तो योग्यता तो भारतीय संविधान में इनके लिए है ही नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये जो हमारे निर्वाचन आयुक्त होते हैं, चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या राज्य निर्वाचन ये जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनकी योग्यता के बारे में कोई वर्णन नहीं है। क्लियर? अब हाँ, एक बात और जान लीजिए, ये अभी जो हमने हटाने की प्रक्रिया बताई है ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में बताया है, लेकिन जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको कैसे हटाया जाता है? तो उनको हटाए जाने की प्रक्रिया बहुत आसान होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश से राष्ट्रपति द्वारा उनको हटाया जाता है। लिख लीजिएगा, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कैसे हटाया जाता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश से राष्ट्रपति के द्वारा, यानी उनको बड़े आसानी से हटाया जा सकता है। क्लियर? अब देखो, इनका जो वेतन भत्ता सुविधाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के समान है, यानी इनकी वैल्यू सुप्रीम कोर्ट के जजेस के समान होती है, चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो चाहे वो अन्य निर्वाचन आयुक्त हो। ये बात आप समझना। तो जितना वेतन भत्ता ये जो चुनाव वो क्या बोलते हैं उनको, अरे CJI क्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके समान होता है, ध्यान रखना बस इतनी बात। क्लियर? अब देखो, अब जैसे मान लो कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है, इसकी सहायता के लिए प्रादेशिक निर्वाचन आयोग भी बनाए जाते हैं। क्लियर? प्रादेशिक निर्वाचन आयोग भी बनाए जाते हैं, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ओके, और मिनट। अब हम लोग यहाँ पर एक बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो निर्वाचन आयोग होता है वो एक स्वतंत्र निकाय होता है, तो कैसे स्वतंत्र निकाय होता है इस चीज को यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। स्वतंत्र निकाय, ये एक स्वतंत्र निकाय होता है। आप देखो, स्वतंत्र निकाय वो निकाय होते हैं जिनके लिए कोई ऐसा स्कोप ना हो कि जिनको लालच देकर या डराकर कार्यपालिका इनसे काम कराए। तो भारत में जो हमारा न्यायालय था उसको भी स्वतंत्र बनाया गया है, इसी प्रकार भारत के निर्वाचन आयोग को भी स्वतंत्र बनाया गया है। तो संविधान में ऐसा कोई स्कोप नहीं छोड़ा गया जिससे इनको डराया और लालच दिया जाए। मान लो अगर ऐसा कोई स्कोप होता कि इनको डरा सकती है सरकार, तो शायद उनके दबाव में ये काम करें, या लालच देकर इनको बहला सकती है कि अगर तुम हमारे दबाव में काम करोगे, हमारी बात मानोगे, हमारा काम करोगे तो हम तुम्हें ये चीज़ें दे देंगे। तो ऐसा कोई स्कोप है ही नहीं। तो इसलिए ये कोशिश की गई है हमारे संविधान में इसको ऐसा बनाया जाए कि ये स्वतंत्र रूप से काम कर सके। तो अगर ये स्वतंत्र रूप से काम नहीं करे तो फिर भारत में जो चुनाव हो रहा है उसमें करप्शन के आधार पर फिर तो लोग जीतेंगे हैं, तो ये फिर लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी ना। तो इसलिए इसको स्वतंत्र निकाय बनाए जाने की कोशिश की गई है। तो आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य करने के लिए कुछ प्रोविज़न किए गए हैं। वो प्रोविज़न क्या है उसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा है। देखो,
65 वर्ष की जो बात कही गई है, इसके पहले इनको नहीं हटाया जाएगा। और अगर हटाने की बात अगर हम स्पेशली कहें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, है ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त मेन तो वही होता है, बाकी तो उनके सहयोगी होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो 1+2 है ना, इसमें जो 1 है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मतलब इस समय भारत का निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है, क्लियर, 1993 से। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा मिली है, आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा, कार्यकाल की सुरक्षा मिली है। क्या मतलब? मतलब ये है कि इनको अगर 6 और 65 वर्ष के लिए, यानी 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया और मैक्सिमम 65 वर्ष की उम्र तक काम करेंगे, इनके पहले इनको कोई हटा नहीं सकता। और अगर हटाने की बात कही तो उसका आधार होना चाहिए। आधार क्या होना चाहिए? अगर इन्होंने संविधान का कहीं उल्लंघन किया है, मतलब सिद्ध कदाचार है या अक्षम हो गए, और फिर हटाने की जो प्रक्रिया है वो टफ है। अभी भी उन्हें आपको समझाया, तो इनको इतने आसानी से हटा नहीं सकते, सरकार इनको चाह के नहीं हटवा सकती, क्लियर। तो इनको डर नहीं होगा, तो ये सरकार के दबाव में, कार्यपालिका के दबाव में काम नहीं करेंगे। अगर इनके कार्यकाल की सुरक्षा नहीं होती तो सरकार या कार्यपालिका इनके ऊपर दबाव डाल सकती थी कि तुम मेरी बात मानो, जैसा हम कहें वैसा करो, नहीं तो हम तुम्हें हटा देंगे। तो इनको हटाने का डर नहीं, मतलब हटने का डर नहीं है इन्हें, क्लियर। तो ये हाँ, अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनको तो आसानी से हटाया जा सकता है, वो भी अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त चाहे तो ही उसको हटा सकते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि जो निर्वाचन आयुक्त हैं या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अगर स्पेशली बात करें तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है, यानी इन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्लियर। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए कोई गैर लाभकारी बदलाव नहीं किए जा सकते हैं, अलाभकारी बदलाव नहीं किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इनकी सैलरी काट दी जाएगी, बस समझ रहे हो, इनकी सैलरी नहीं काटी जाएगी, इनकी सुविधाएं नहीं काटी जाएंगी, नियुक्ति के बाद कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो अगर किसी को सैलरी कटने का डर हो तो हो सकता है कि कार्यपालिका अर्थात सरकार इनके ऊपर दबाव बना सकती है कि मेरी बात मानो नहीं तुम्हारी सैलरी कम कर दी जाएगी। ऐसा संविधान अलाउ नहीं करता, तो इनको ये भी डर नहीं है कि हमारी सैलरी भी कम कर दी जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट, जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहे तभी राष्ट्रपति हटा सकते हैं, अदरवाइज उन्हें नहीं हटाया जा सकता है, क्लियर। तो ये भी इसको स्वतंत्र बनाता है। तो अब अगर हम लोग बात करें कि वास्तव में इनके जो कार्य हैं उसमें अगर हम लोग बात करें तो कार्य भी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन एक दो बातें यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जैसे संविधान में सेवानिवृत्ति के पश्चात, जैसे ये इनका कार्यकाल पूरा हो गया तो रिटायरमेंट के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। ये दोष है। दोष ये है, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज होते हैं ना, तो वो रिटायरमेंट के बाद कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो सरकार उन्हें लालच नहीं दे सकती। लेकिन इनके बारे में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। रिटायरमेंट के बाद ये कौन सा कार्य नहीं करेंगे या कौन सा कार्य करेंगे, ऐसा कोई संविधान ने प्रतिबंध नहीं लगाया। तो हो सकता है सरकार इनको लालच दे दे कि अगर आप हमारी अभी बात मानो जो हम कह रहे हैं, तो जब आप रिटायर हो जाएंगे तो हम आपको अच्छे पदों पर पहुंचा देंगे। ऐसा कह के लालच देकर कार्यपालिका इनकी स्वतंत्रता को भंग कर सकती है। बातचीत में जो आपको बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझना, क्लियर। तो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसकी कार्य और शक्तियाँ, इसको समझ लेते हैं जल्दी से। तो कार्य और शक्तियाँ, क्या है कार्य और शक्तियाँ? तो इनके कार्य और शक्तियों को हम अगर थोड़ा सा
किताब पढ़ेंगे तो उसमें तो सब मिक्स दी है, लेकिन अगर इसको हम समझने के दृष्टि से देखें तो इसको हम 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। एक तो प्रशासनिक शक्तियाँ या प्रशासनिक कार्य या शक्तियाँ। दूसरी हम न्यायिक शक्तियाँ, यानी न्यायिक का हम अर्ध न्यायिक कहेंगे क्योंकि न्यायालय तो है नहीं, ये अर्ध न्यायिक शक्तियाँ भी हैं इनके पास। ओके। और तीसरी सलाहकारी शक्तियाँ। सलाहकारी शक्तियाँ, जब हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था तो आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट के पास भी सलाहकारी शक्ति होती है। तो अब इनको हम लोग समझ लेते हैं, मतलब 3 कैटेगरी यहाँ पर हैं इनकी, मतलब 3 प्रकार की पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होती है। अब हम लोग देखें कि प्रशासनिक कार्यों में जैसे चुनाव करवाना होता है, वोटर लिस्ट तैयार करवानी होती है ना, वोटर लिस्ट, राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देनी होती है, या चुनाव के समय चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, और जो संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर, संसद ने एक परिसीमन आयोग अधिनियम बनाया है, उसके आधार पर भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग को निर्धारित करना, मतलब जो परिसीमन करना होता है ना, कि जैसे हम लोग ना, जैसे लोकसभा चुनाव होता है तो कहते हैं कि इतना एरिया इस लोकसभा के अंतर्गत आएगा और ये एरिया इस लोकसभा के अंतर्गत आएगा, तो इस तरीके का काम ये सब करता है। तो ये प्रशासनिक कार्य हैं, है ना, निर्वाचक, वोटर लिस्ट बनाना जो हमने आपको बताया, और निर्वाचन की डेट और समय सारणी निर्धारित करना, और हम जैसे क्या बोलते हैं उसको, आचार संहिता लागू करना। आचार संहिता लागू कर दी जाती है, निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की जाती है कि इतने दिन पहले आपको चुनाव प्रचार नहीं करना है, और चुनाव प्रचार की कुछ सुविधाएं देना, जैसे आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार की सुविधाएं देना, रेडियो पर, है ना, इस तरीके की सुविधाएं दी जाती हैं इसके द्वारा। तो ये हो गया। अब जैसे हम लोग राजनीतिक दलों को अगर मान्यता देने की बात है, तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह देने के मामले में यदि कोई विवाद होता है तो उसका समाधान यही करेगा। इसका मतलब है कि वो न्यायिक शक्ति उसके पास है ना। अगर कोई विवाद हो गया राजनीतिक दलों को मान्यता देने में और चुनाव चिन्ह आवंटन के मामले में यदि कोई विवाद होता है तो फिर उसका निपटारा यही करेगा। क्लियर। और जैसे निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित यदि कोई विवाद होता है ना, निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित यदि कोई विवाद होता है तो उसकी जांच के लिए ये अधिकारी नियुक्त करता है। तो ये भी इसकी न्यायिक शक्ति हो गई। अर्ध न्यायिक हम कह सकते हैं, पूरा न्यायिक तो नहीं है, है ना। तो न्यायिक और अर्ध न्यायिक में अंतर क्या होता है? न्यायिक में दंड भी दिया जाता है और ये अर्ध न्यायिक है, डिसीजन देगा लेकिन दंड नहीं देगा, इस टाइप का। क्लियर। तो आचार संहिता हमने आपको बता ही दिया। और देखिएगा सलाहकारी शक्ति की बात अगर हम लोग करें तो याद करो जो हमने आपको पढ़ाया था, जैसे संसद के सदस्य हैं अगर वो दल बदल लेते हैं तो उसकी अयोग्यता का निर्धारण तो उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा। लेकिन अगर अन्य आधारों पर, जैसे कोई पागल हो जाता है, दिवालिया हो जाता है संसद का सदस्य, या अपने देश की नागरिकता छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो यह भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, तो इस आधार पर भी वो सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है। तो उसकी अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह से? भारत के निर्वाचन आयोग की सलाह से। तो संसद सदस्यों की अयोग्यता के निर्धारण में राष्ट्रपति को सलाह देना और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के निर्धारण के मामले में राज्यपाल को सलाह देना। तो ये उसकी सलाहकारी शक्ति भी हो गई। क्लियर। ये मैं सब पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। अब जैसे मान लो कि मतदान केंद्र, जैसे बूथ कैप्चरिंग वगैरह हो जाता है ना, मतदान केंद्र लूट लिए जाते हैं, जिससे वोट हुआ, वोट डाले गए और कुछ लोग आए, है ना, वैड एलिमेंट, और वो मत पेटियाँ ही उठाकर भाग गए, तो इसको कहते हैं मतदान केंद्र को लूटना। जैसे वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो गया, है ना, हिंसा कर दी,
या और भी बहुत सारी अनियमितताएं हो जाती हैं, तो उसके आधार पर ये चुनाव को रद्द कर सकता है। ये भी इसके पास पावर है, ये निर्णय ले रहा है, तो ये न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। क्लियर। और देखो और क्या क्या हो सकता है, जैसे जब कोई चुनाव कराया जाता है तो निर्वाचन आयोग के पास कोई मशीनरी नहीं है अपनी, तो ये निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति या राज्यपाल से आग्रह करता है कि हमें मशीनरी उपलब्ध कराई जाए। अब देखो जब कहीं चुनाव होता है तो कोई निर्वाचन आयोग की अपनी मशीनरी नहीं होती है, वो केंद्र और राज्य की मशीनरी का यूज़ करता है। जैसे पुलिस को यूज़ कर लिया, या जैसे कुछ अध्यापकों को यूज़ कर लिया, तो वो उसकी मशीनरी नहीं, लेकिन उसमें उसको प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये प्रशासनिक कार्यों में आता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के लिए, है ना, चुनावी तंत्र यानी जो पर्यवेक्षक हैं उनको सब ये नियुक्त वगैरह करता है। तो अब जैसे मान लो कहीं पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया और राष्ट्रपति शासन 1 साल तक चला, तो 1 साल के बाद चुनाव वहाँ करवाने हैं कि नहीं करवाने हैं, इसकी सलाह भी निर्वाचन आयोग देता है ना, राष्ट्रपति को सलाह देता है। फिर से समझो, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और राष्ट्रपति शासन 1 साल तक रहता है, या विशेष परिस्थितियों में 3 साल तक हो सकता है, तो जनरली 1 साल तक पहले होता है राष्ट्रपति शासन। आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, ध्यान से उसको देख लीजिएगा। तो अगर 1 साल बीत गया तो राष्ट्रपति को ये सलाह देता है कि उस राज्य में आप राष्ट्रपति शासन मतलब ख़त्म हो रहा है, तो आप उसमें चुनाव कराएं या ना कराएं, इसकी सलाह भी देता है। क्लियर। और जैसे जो राजनीतिक दल हैं निर्वाचन के समय, है ना, निर्वाचन के मद्देनज़र निर्वाचन को ध्यान रखते हुए राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना, रजिस्टर्ड करना, और निर्वाचन में जो प्रदर्शन है, जैसे मान लो किसी पार्टी ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया, मतलब कितना सीटें जीती, उसके आधार पर उन पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी यानी नेशनल पार्टी या राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा देता है। तो कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है या राज्य स्तरीय पार्टी है, इसका दर्जा कौन देता है? निर्वाचन आयोग देता है। किस आधार पर देता है? चुनाव में वो पार्टी किस तरीके का प्रदर्शन कर पाई है उसके आधार पर। क्लियर। और निर्वाचन आयोग की सहायता उप निर्वाचन आयुक्त करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनकी योग्यता वगैरह क्या होती है? तो ज़्यादातर प्रशासनिक जो सेवा से जुड़े हुए लोग होते हैं उन्हीं को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। तो संविधान में इनकी योग्यता के बारे में कोई खास ऐसा कुछ उल्लेख है नहीं। क्लियर। तो राज्य स्तर पर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं। ये पॉइंट नोट कर लो। जैसे राज्य स्तर पर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सहायता कौन करता है? तो करता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिनकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य सरकारों की सलाह पर करता है। नोट कर लीजिए ये पॉइंट। और फिर राज्य के नीचे जब आएंगे तो जिला स्तर पर होता है, तो जिला स्तर पर जो डीएम होता है उसको जिला निर्वाचन अधिकारी बनाया जाता है। तभी आप देखेंगे कि चुनाव के समय जिले पर जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? कौन होता है? डीएम। बड़ी पावर हो जाती है उस समय डीएम की। क्लियर। तो इस तरीके से ये बहुत सारे कार्य और शक्तियां हैं, मतलब चुनाव से जुड़ी बहुत सारी कार्य और शक्तियां इसके पास होती हैं। क्लियर। तो इसको ऑलमोस्ट हमने कवर किया है। कुछ बातें यदि बचती हैं तो वो हम लोग अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।